डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पाइथन लाइब्रेरीज। तो ये टॉपिक जानने से पहले पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने इसके पार्ट फर्स्ट में मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी, यूज ऑफ मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, हेल्प फंक्शन, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, ये टॉपिक हमने इसके पार्ट वन में कवर कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर लें। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पाइथन लाइब्रेरीज। तो आज की आउटलाइंस हैं नेम स्पेस। इसके अंदर हम देखेंगे नेम स्पेस क्या होता है, कैसे बनाते हैं। दूसरा टॉपिक पाइथन प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल, कैसे प्रोसेस करते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल्स वगैरह। ठीक है, वो हम देखेंगे। यूजिंग पाइथन्स बिल्ट इन फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, ये देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर आज। यूजिंग पाइथन्स बिल्ट इन मॉड्यूल्स, इसके अंदर हम देखेंगे पाइथन पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम स्पेस, अ नेम स्पेस इज अ स्पेस दैट होल्ड्स अ बंच ऑफ नेम्स। तो सिंपल सा मतलब है, नेम स्पेस हमारा क्या है, एक स्पेस होता है जो नामों का बंच होल्ड रखता है। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए 3 सिटीज हैं। पहली मान लीजिए भिवानी, दूसरी आप हिसार ले लीजिए, तीसरा झज्जर। सभी के अंदर हम मान के चलते हैं 100% हर सिटी के अंदर है, और हर सिटी के अंदर एक कॉमन नाम है राहुल। तो अगर हम भिवानी में जाकर राहुल को बोलते हैं तो राहुल आ जाएगा हमारे पास। सपोज अगर हम हिसार जाके राहुल को कॉल करते हैं तो राहुल आ जाएगा। झज्जर में जाके राहुल को बुलाते हैं तो झज्जर वाला राहुल आ जाएगा। अब सपोज कीजिए आप तीनों सिटीज के राहुल एक साथ बैठे हुए हैं और मैं राहुल नाम बुलाता हूं, तो तीनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस राहुल को आना है। तीनों राहुल उठ के मेरे पास आ जाएंगे। तो यहां पर नेम स्पेस की जरूरत पड़ती है। अब मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा कि भाई भिवानी वाला राहुल आ जाए, तो भिवानी वाला राहुल ही आएगा, केवल हिसार और झज्जर वाला राहुल नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूं हिसार वाला राहुल आ जाए तो भिवानी और झज्जर वाला राहुल नहीं आएगा। ऐसे ही झज्जर वाले राहुल को अगर मैं बुलाता हूं तो केवल झज्जर वाला राहुल ही आएगा। इसका मतलब हमें हर पर्सन के लिए उसका एक अपना नेम स्पेस क्रिएट करना होगा। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब यहां पे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडिंट, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू। तो ये रैंडम जो है हमारा मॉड्यूल होता है, मैथ भी हमारा मॉड्यूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन लिख रखा है, तो इसका मतलब हमने इस रैंडम फंक्शन के लिए नेम स्पेस क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है हमारा क्या, रैंडम। ऐसे ही सेम रैंडिंट के लिए हमने नेम स्पेस क्रिएट किया जिसका नाम क्या है हमारा, रैंडम। ऐसे ही हमने पीओडब्ल्यू फंक्शन के लिए नेम स्पेस क्रिएट किया जिसका नेम स्पेस हमारा क्या है, मैथ। तो चलिए आगे समझते हैं एग्जांपल से। अब देखते हैं अगला टॉपिक, पाइथन्स प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल। चलिए इस टॉपिक में हम देखते हैं कि ये क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड। तो जब हम केवल किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, इंटरप्रेटर को कैसे समझता है कि हमें क्या क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। द कोड ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो कोड होता है वो इंटरप्रेट हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए ये होने के बाद में फिर दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है डिफाइंड फंक्शंस एंड वेरिएबल्स क्रिएटेड इन द मॉड्यूल आर नाउ अवेलेबल टू द प्रोग्राम। तो दूसरा काम क्या होता है कि इस मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शंस और वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, ठीक है ना, वो अब क्या होते हैं, प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरी चीज हम क्या करते हैं, अ न्यू नेम स्पेस इज सेटअप विद द सेम नेम। इसका मतलब क्या होता है कि मॉड्यूल को जब हम इंपोर्ट करते हैं एक उसी नाम का सेम नेम स्पेस हमारा क्रिएट हो जाता है। जैसे यहां पे हम समझते हैं एग्जांपल से। यहां पे हमने देखा इंपोर्ट मैथ, तो इसका मतलब पहले क्या हुआ, मैथ नाम का एक नेम स्पेस पहले से ही क्रिएट हो गया। जैसे यहां आप देखो करंट नेम स्पेस में क्या है, मैथ, तो इसका मतलब मैथ नाम का एक करंट नेम स्पेस हमारे पास है पहले से ही।
आप सपोज कीजिए इस मैथ मॉड्यूल में से हम कोई दो फंक्शन क्रिएट करते हैं, मान लीजिए POW और SQRT, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग नेम स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है ना। एक नेम स्पेस क्रिएट होगा mat.pow करके और दूसरा नेम स्पेस क्रिएट होगा mat.sqrt करके, ठीक है ना। अब आगे हम समझते हैं प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट कमांड। अब हम इसमें क्या समझेंगे कि हम मान लीजिए हम किसी मॉड्यूल के अंदर से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे क्या प्रोसेसिंग होती है। तो चलिए समझते हैं। द कोड ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो सिंपल जैसे पहले हम हुआ था वही काम यहां होगा कि मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट किया है उसका कोड इंटरप्रेट हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे क्या होगा, ओनली द आस्क्ड फंक्शन एंड वेरिएबल फ्रॉम द मॉड्यूल आर मेड अवेलेबल टू द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फंक्शन या वेरिएबल हमने आस्क किया है, मतलब उस मॉड्यूल में से इंपोर्ट किया है, केवल वो ही अवेलेबल होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। तीसरी चीज, नो न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। जब हम किसी मॉड्यूल में से कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं होता, ठीक है ना। इस एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे हमने लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट POW, तो जो हमारा नेम स्पेस क्रिएट हुआ वो POW के लिए पहले से ही हो रखा है। करंट नेम स्पेस हमारा POW है, ना कि मैथ के लिए हमने पहले से कर रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब नो न्यू नेम स्पेस क्रिएटेड। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल अब हम देखते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI इक्वल टू 30 प्रिंट PI। तो यहां पे हमने क्या किया, मैथ मॉड्यूल में से हमने एक PI जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू मैथ मॉड्यूल के अंदर प्री डिफाइंड है, ठीक है ना, हमने वो कांस्टेंट इंपोर्ट किया। अब हमने क्या किया, PI की वैल्यू 30 कर दी। तो जब हम प्रिंट करेंगे PI की वैल्यू को तो क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, ना कि 3.1415 एंड सो ऑन। वो प्रिंट नहीं होगा, केवल क्या प्रिंट होगा, 30, क्योंकि यहां पर अब हमने PI की वैल्यू क्या कर दी, 30 कर दी। तो आंसर देखते हैं क्या आता है। देखिए 30 आया ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग पाइथन्स बिल्ट इन फंक्शंस। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। तो कुछ मैथमेटिक फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें उस मॉड्यूल को कॉल नहीं करना पड़ता, इनकी डेफिनेशन बिल्ट इन होती है किसके अंदर, इंटरप्रेटर के अंदर। चलिए तो अब हम देखते हैं ऑक्ट और हेक्स फंक्शन। ये दोनों फंक्शन हमारे मैथमेटिक्स फंक्शन कहलाते हैं। तो पहला हम समझते हैं ऑक्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो आपने पहले पढ़ चुके हो आप कि ऑक्ट क्या होता है, ऑक्टल नंबर, ठीक है, जिसका बेस 8 होता है। तो किसी इंटीजर वैल्यू को ऑक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। सेम जब हम किसी नंबर को, इंटीजर वैल्यू को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम हेक्स फंक्शन कॉल करेंगे। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए आप, हमने यहां लिखा a इक्वल टू 24। तो यहां पर हमने देखा a की वैल्यू जो 24 है वो इंटीजर है। तो जब हम प्रिंट में ऑक्ट a करेंगे और प्रिंट में हेक्स a करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, चलिए देखते हैं। ऑक्ट a जब हमने किया तो 0 ओ ये स्मॉल है, 30 ये इसका टाइप होता है। जब आउटपुट प्रिंट होती है ऑक्टल नंबर की तो ये इसका टाइप होता है प्रिंट होने का। तो 0O30, ठीक है ना। तो ये इसका ऑक्टल टाइप है। 24 का जब हमने ऑक्टल कन्वर्ट किया तो 0O30 में कन्वर्ट हुआ। अब देखते हैं 24 को हमने हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0x18 आएगा, ठीक है। इसको हम आइडल पे जाके रन भी करा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं रन करके। चलिए अब देखते हैं हम दो हमारे फंक्शंस और होते हैं, इंट और राउंड, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारा, फ्लोट नंबर हमने ले रखा है, उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इंट फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है हमारा राउंड। तो हमारा अगर कोई फ्लोटिंग नंबर दे रखा है और हमको डेसिमल के 2 प्लेस या 3 प्लेस तक हमें उसको राउंड ऑफ करना है तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे।
चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई नंबर दे रखा है ए इक्वल टू 0030। इसका मतलब ए में अब हमने ऑक्टल नंबर स्टोर कर रखा है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर में, तो हमने प्रिंट किया इंट ए। तो इसका मतलब इंट ए की वैल्यू क्या आएगी आउटपुट में? 24 आएगी। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है राउंड। तो यहां पर हम देखते हैं हमने एक वैल्यू ले रखी है ए इक्वल टू 24.7865। ठीक है ना, ये देखिए ए इक्वल टू 24.7865। अब यहां पर हमने लिखा बी इक्वल टू राउंड ए कॉमा 2। तो ए तो यहां से ले लेगा ये 24.7। अब यहां जरूरी नहीं है हम यहां पर ए लिखें, हम यहां पर डायरेक्ट 24.7865 भी लिख सकते हैं और कॉमा करके हमने 2 लिखा। इस 2 का मतलब होता है कि डेसिमल के कितने प्लेस तक हमको राउंड चाहिए, राउंड ऑफ चाहिए। ठीक है ना, तो हमने देखा 2 लिख रखा है, तो इसका मतलब 24.78 2 प्लेस तक चाहिए। तो अब ये जो 8 है ये राउंड ऑफ होके 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम प्रिंट भी करेंगे तो आंसर आना चाहिए हमारा 24.79। तो आउटपुट हमारा क्या आया? 24.79। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर दूसरा टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शन अब जो हम पढ़ेंगे इसके लिए हमको स्ट्रिंग मॉड्यूल्स वगैरह को कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे जॉइन फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रिंग के साथ में अगर हमें कोई स्ट्रिंग ज्वाइन करानी है तो हम ये जॉइन फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है ना, इसका यूज देखते हैं। सपोज अब हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है जिसमें हमने एस्ट्रिक साइन ले रखा है। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, बी इक्वल टू ए डॉट ज्वाइन, पैरेंथेसिस में हमने दूसरी स्ट्रिंग ले ली हेलो। तो अब हम चाहते हैं इस हेलो के साथ कौन सी स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाए? ए। तो ये ए जो है इस हेलो के साथ ज्वाइन होगी, पर कैसे होगी? इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के साथ में, हर लेटर के साथ में हमारा क्या एस्ट्रिक साइन ज्वाइन होगा। ठीक है ना, चलिए तो आउटपुट देखते हैं अब क्या आता है। एच स्टार या एस्ट्रिक बोल सकते हैं, ई एस्ट्रिक, एल एस्ट्रिक, एल एस्ट्रिक ओ। अब ये जो लास्ट टू है हमारा इसके साथ में एस्ट्रिक नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए आप, यहां पे हम देखते हैं हमने ए इक्वल टू 2 बार हैश ले रखा है स्ट्रिंग के अंदर। अब हमने यहां पर ज्वाइन के अंदर हमने एक लिस्ट ले रखी है जिसमें हमने 2 स्ट्रिंग ले रखी हैं, हेलो और इंडिया। तो हम यहां पर इस लिस्ट के साथ में ज्वाइन कराना चाहते हैं क्या? 2 बार हैश। तो जो हमारा बी हमने प्रिंट कराया, तो अब हमने देखा लिस्ट के अंदर 2 स्ट्रिंग है, एक हेलो है और एक इंडिया है। तो इसका लिस्ट के अंदर 2 स्ट्रिंग है, तो हेलो के साथ में 2 बार हैश आ जाएगा और इंडिया हमारा यूं ही आएगा। तो आउटपुट देखते हैं, हेलो 2 बार हैश प्रिंट हुआ और इंडिया हमारा ऐसे ही आ गया, इसके आगे 2 बार हैश नहीं आएगा। चलिए तो अब हम आगे एक और एग्जांपल समझते हैं ज्वाइन का। अब हमने यहां पर देखा ए इक्वल टू हमने सेम वही स्ट्रिंग ले रखी है, 2 बार हैश ले रखा है। अब यहां पर समझने वाली बात है, हमने बी में क्या ले रखा है, ए डॉट ज्वाइन, और पैरेंथेसिस में हमने लिस्ट के अंदर 4 5 6 ये इंटीजर वैल्यू है, कॉमा इंडिया ये हमने स्ट्रिंग ले रखा है। और जब हम प्रिंट भी कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर हमारी एरर आएगी। तो इसका मतलब हमको ये चीज याद रखनी है कि जब हम ज्वाइन यूज करते हैं तो उसके पैरामीटर में जब हम वैल्यू देते हैं वो केवल स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। अगर हम टपल यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी केवल स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैं यहां पर आपको ये चीज समझा देना चाह रहा हूं कि ज्वाइन के साथ में हम डिक्शनरी यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब हम यहां पर अब बी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो देखिए कौन सी एरर आती है। हमने देखा टाइप एरर, क्या आउटपुट आएगा, टाइप एरर सीक्वेंस आइटम 0 एक्सपेक्टेड एसटीआर इंस्टेंस इंट फाउंड। ठीक है ना, उसको क्या फाउंड हुआ, इंट, और उसको क्या चाहिए था, स्ट्रिंग चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं अब हम इस स्ट्रिंग फंक्शन का दूसरा फंक्शन। ठीक है ना, स्प्लिट।
स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि कोई भी अगर हम स्प्लिट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं या कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो वो उस कैरेक्टर से यहां पर जो हमने स्ट्रिंग लिख रखी है उसको स्प्लिट कर देता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा ए इक्वल टू, एक हमने स्ट्रिंग ली आई लव इंडिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा बी इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट, ठीक है ना। पैरामीटर लिस्ट में हमने कुछ भी नहीं लिखा, केवल ब्लैंक है ऐसे ही छोड़ दिया। प्रिंट बी, जब हम ये करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या इसका मतलब होता है, जब हम स्प्लिट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस लेके चलता है, वाइट स्पेस जो होता है। तो अब ये स्ट्रिंग जब हमारी प्रिंट होगी, ठीक है ना, जब हम प्रिंट भी करेंगे तो आउटपुट हमारा हमेशा स्प्लिट का आउटपुट हमारा लिस्ट के अंदर प्रिंट होता है, ठीक है ना। तो जब भी हमारा प्रिंट होगा तो आउटपुट क्या प्रिंट होगा देखते हैं। एक लिस्ट के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, आई कॉमा लव कॉमा इंडिया। तो इसका मतलब ये तीन स्ट्रिंग अलग अलग प्रिंट होंगी एक लिस्ट के अंदर। कैसे, क्योंकि उसने क्या किया, जब हमने पैरामीटर लिस्ट में उसके कुछ भी नहीं दे रखा, ब्लैंक छोड़ रखा है, तो उसने उसको व्हाइट स्पेस मान लिया। तो आई, अब यहाँ व्हाइट स्पेस जहां जहां होगा वहां से उसको वो स्प्लिट कर देगा। तो आई अलग आ गया, लव अलग आ गया, इंडिया अलग आ गया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या किया, ए इक्वल टू आई लव इंडिया। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, बी इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर हमने व्हाइट स्पेस ले लिया, स्ट्रिंग के अंदर व्हाइट स्पेस ले लिया। तो सेम, या तो हम ब्लैंक छोड़ दें या व्हाइट स्पेस ले लें, दोनों कंडीशन में ही आउटपुट हमारा सेम प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट भी सेम यही प्रिंट होगा, लिस्ट के अंदर आई अलग प्रिंट होगा, लव और इंडिया, ठीक है ना। चलिए तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग लिया आई लव पाइथन। क्या लिया हमने, आई लव पाइथन। तो अब हमने बी इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हमने ओ लिख दिया, इसका मतलब ये कैरेक्टर ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ओ जहां जहां आए वहां से हमारी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाए। तो जब हम प्रिंट भी करेंगे तो लिस्ट के अंदर कैसे वैल्यू प्रिंट होगी देखिए। सबसे पहले पहली स्ट्रिंग में क्या आएगा, लिस्ट के अंदर आई स्पेस एल, ठीक है ना। तो ये पहली स्ट्रिंग हो गई। अब ओ आ गया तो यहां से दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई। तो वी, हमने देखा वी ई स्पेस पी वाई टी एच, तो ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग हो गई। फिर वो आ गया, यहां से दूसरी बार ब्रेक हुआ, फिर हमारा एन, तो हमारा तीसरी स्ट्रिंग क्या बनी लिस्ट के अंदर, एन, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर रिप्लेस। यहां पर क्या होता है, रिप्लेस फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर जब हम लिखते हैं वर्ड टू बी रिप्लेस्ड, और रिप्लेस वर्ड, जो वर्ड हमें रिप्लेस करना है जिस वर्ड की जगह, ठीक है ना, तो वो यहां हम डिफाइन कर देते हैं। तो एग्जांपल से हम समझते हैं। हमने लिखा ए इक्वल टू आई लव पाइथन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू ए डॉट रिप्लेस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने पाइथन कोमा प्रोग्रामिंग किया। तो अब हम चाहते हैं पाइथन स्ट्रिंग हमारी जहां भी है उसकी जगह क्या हो जाए, प्रोग्रामिंग हो जाए। तो जब हम प्रिंट भी कराएंगे तो लिस्ट के अंदर क्या प्रिंट होगा, सॉरी लिस्ट नहीं आएगी, यहां पर रिप्लेस के अंदर लिस्ट नहीं आती, यहां पर सिंपल आउटपुट प्रिंट होगा आई लव प्रोग्रामिंग। क्या प्रिंट होगा, आई लव प्रोग्रामिंग। चलिए आगे देखते हैं, यूजिंग पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो अभी हमने पढ़ा था यूजिंग पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस। तो अब हम देखते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स कुछ होते हैं। तो पहला मॉड्यूल हम देखते हैं रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। इसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रैंडम। इसके अंदर हम दो फंक्शन पढ़ेंगे। पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे रैंडम, ये हमें रिटर्न क्या कराता है, ये हमें रिटर्न कराता है 0.0 से 1.0 के बीच की कोई वैल्यू, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, 0.0 इज लेस देन इक्वल टू एन, लेस देन 1.0। इसका मतलब एन जो है हमारा वो 0.0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, बट 1.0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं रैंडिंट। इसके अंदर हम दो वैल्यू पास करेंगे, ए कोमा बी, ठीक है, दोनों ही हमारी इंटीजर वैल्यू होंगी। और ये हमें क्या कोई नंबर रिटर्न कराएंगे जो क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू एन, एन इज लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब एन जो होगा हमारा
ए के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, बट बी से बड़ा नहीं हो सकता पर इक्वल हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक रेंज अगर हमने ए की जगह 1 दिया और बी की जगह 10 दिया, तो इसका मतलब 1 से लेके 10 तक की कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न करा सकता है रैंडम फंक्शन। ठीक है ना, चलिए तो अब हम पहले समझते हैं रैंडम फंक्शन क्या करता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम किया और फिर हमने प्रिंट में रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अब हम यहां पर डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं प्रिंट के अंदर। तो देखिए क्या वैल्यू प्रिंट होती है, आउटपुट हमारा प्रिंट हो रहा है 0.2620111888136353 अब ये जरूरी नहीं है अगर ये प्रोग्राम को आप प्रिंट कराओगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है यही आउटपुट आए, कोई दूसरा आउटपुट भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि रैंडम फंक्शन तो कुछ भी जनरेट कर सकता है 0.0 से लेके 1.0 के बीच में। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई हम एक रेंज लें, जैसे मैं मान के चलता हूं, अब जैसे इस एग्जांपल में मैं चाहता हूं कि 15 से 25 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाए। 15 से 25 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाए। तो अब लिखने का तरीका क्या है कि 15 से 25, तो 15 जो है ये हमारी लोअर लिमिट है और 25 क्या है हमारी अपर लिमिट। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले तो हम रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, रैंडम फंक्शन को हमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर हम रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन इनटू, तो इसका मतलब रैंडम फंक्शन जब हम कॉल करेंगे उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब मैंने लिया था 15 से 25, तो मैं करूंगा 25 माइनस 15 पैरेंथेसिस का के अंदर, क्योंकि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन के साथ, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा 15 जो मेरी लोअर लिमिट है। ठीक है, तो ये तरीका होता है हम अपनी मनचाही वैल्यू के बीच की रैंडम नंबर लेने का। ठीक है, तो अब जब हम प्रिंट करेंगे आउटपुट तो क्या आ रहा है, 17.47956104150008। पर जब आप ये प्रोग्राम रन कराओगे तो हो सकता है कुछ और आउटपुट आए। चलिए आगे देखते हैं। रैंडम मॉड्यूल के अंदर दूसरा फंक्शन रैंड इंट ए कोमा बी, इसका मतलब है कि यहां पर हम दो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे ए कोमा बी। अब सपोज कीजिए ये एग्जांपल से समझिए, इंपोर्ट रैंडम, यहां पर मैंने क्या किया, रैंडम फंक्शन पहले इंपोर्ट कर लिया और प्रिंट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, रैंडम डॉट रैंड इंट 10,30। इसका मतलब सिंपल 10 से 30 के बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो सकती है, बट यहां पर 10 और 30 भी इंक्लूड है। इसका मतलब 10 भी प्रिंट हो सकता है और 30 भी प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो जब मैंने आउटपुट प्रिंट किया तो क्या आ रही है, 13 आ रही है। ठीक है, बट आप अगर रन कराओगे हो सकता है कुछ भी आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं, अभी हमने समझा इसका रैंडम मॉड्यूल बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर। अब हम समझने जा रहे हैं वेब ब्राउजर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट वेब ब्राउजर लिखते हैं। अब इस वेब ब्राउजर के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है ओपन। तो ये फंक्शन क्या करता है कि सपोज कीजिए इसके पैरेंथेसिस में हमने कोई भी वेबसाइट का नाम लिखा, तो वो इस वेबसाइट को ओपन कर देगा आपकी विंडो के अंदर, जो भी वेब ब्राउजर है उसके अंदर ये वाली वेबसाइट को ओपन कर देगा। अब समझते हैं दूसरा फंक्शन ओपन न्यू। इसका मतलब क्या है कि न्यू वेब ब्राउजर पे वो ये दूसरी जो हमने facebook.com लिख रखा है इस यूआरएल को ओपन कर देगा। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन कर देगा। अब तीसरा फंक्शन समझते हैं ओपन अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर टैब। इसका क्या मतलब है कि सेम वेब ब्राउजर में न्यू टैब में वो ये वाली वेबसाइट हमारी ओपन कर देगा। यहाँ पे हमने yahoo.com लिख रखा है, इसका मतलब सेम वेब ब्राउजर में वो क्या करेगा, हमारा yahoo.com ओपन कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो अब देखते हैं हमने ये ओपन किया अपना, एक सेकंड,
ये देखिए हमारा पाइथन सेल ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमने क्या किया, इंपोर्ट, ठीक है। अब मैंने वेब BROWSER वेब ब्राउजर मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, वेब ब्राउजर डॉट ओपन, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा http:// www.facebook.com, ठीक है। और ये अब मैं इसको रन करा रहा हूं। तो रन कराने से पहले ये मुझसे सेव करना पूछेगा। तो ये मैंने मान लीजिए इस नाम से ये फाइल सेव कर दी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जब हमारा आउटपुट ये रन करेगा तो देखिए ये मेरा वेब ब्राउजर ओपन हो गया और इसके अंदर facebook.com ओपन हो गई, ठीक है। अब हम समझते हैं, चलिए दूसरी कमांड, ठीक है। अब देखिए ये अभी मेरा वेब ब्राउजर ओपन ही है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं ओपन अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर कैप करके और यहां पर मैं वेबसाइट का नाम लिख दे रहा हूं yahoo.com, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो मैंने जब रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो अब आप देखिए सेम वेब ब्राउजर में न्यू टैब में हमारा yahoo.com ओपन हो गया, ठीक है ना। चलिए तो अब हम समझते हैं अपना, दोबारा से हम उसी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वेब ब्राउजर मॉड्यूल हो गया। अब हम आगे समझते हैं अपना दूसरा एक मॉड्यूल होता है हमारा तीसरा बिल्ट इन मॉड्यूल्स, URL LIB मॉड्यूल, ठीक है। तो ये मॉड्यूल क्या करता है, ये मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट करता है। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी HTTP हम अपना सेंड कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या ये फंक्शन जो इसके अंदर दे रखे हैं इनको यूज करके हम कुछ भी चीज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। तो जब हम URL LIB मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा import URL LIB डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ये कुछ फंक्शन होते हैं, URL ओपन, ठीक है। फिर क्या होता है, रीड फंक्शन होता है, गेट कोड फंक्शन होता है, हेडर्स होता है, इन्फो फंक्शन होता है, गेट URL फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं URL ओपन फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल ये क्या करता है, ये हमें वेबसाइट को ओपन कर देता है और रिटर्न कर देता है उसे फाइल बना के एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसका मतलब रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल लेके। चलिए अब देखते हैं रीड फंक्शन क्या होता है। ये हमको क्या करता है कि जो भी हम URL या वेबसाइट उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, मतलब जो हम उसके अंदर उसके पैरेंथेसिस में देंगे, ठीक है, तो उसका HTML कोड या सोर्स कोड वो हमें बता देगा, रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं गेट कोड क्या होता है। ये हमको क्या रिटर्न कराता है, ये हमको 200 रिटर्न कराता है। ये HTTP स्टेटस कोड होता है। तो ये हमको 200 रिटर्न कराएगा कि जब सारी चीज ऑल ओके होंगी, नहीं तो ये हमें 301 या 302 जो एरर कोड होते हैं हमारे, वो रिटर्न करा देगा। अब हम समझते हैं हेडर्स क्या होता है। तो ये हमें मेटा डेटा बताता है, ये स्टोर्स मेटा डेटा अबाउट द ओपन URL। जो भी हमारा URL ओपन है उसका जितना भी मेटा डेटा है वो हमें ये सारा चीज बता देगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं इन्फो क्या होता है। इन्फो बेटा ये होता है हमारा रिटर्न्स कराता है सेम इंफॉर्मेशन जो हेडर्स ने स्टोर कर रखी है। इसका मतलब सेम जो हेडर वाली चीज है वही यहाँ पर स्टोर, वही यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, मतलब रिटर्न हो जाएगी। अब देखते हैं गेट URL क्या होता है। गेट URL का मतलब जो भी URL हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है वो हमारा सेम हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। वो रिटर्न होके कहीं पे स्टोर होगा और जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो वो सेम हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले रखा है, import URL LIB डॉट रिक्वेस्ट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल टू URL LIB डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL ओपन,
ठीक है, और इसके अंदर हमने एक यूआरएल लिख दिया http://www.gmail.com। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यूआरएल ओपन होके एक फाइल बनके, ऑब्जेक्ट बनके ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, b इक्वल टू ए डॉट रीड। तो रीड फंक्शन का क्या क्या काम है, वो क्या करता है, रीड फंक्शन हमारा उसका HTML कोड या सोर्स कोड रिटर्न करा के बी के अंदर स्टोर कर देगा, और बी को जब हम प्रिंट कराएंगे तो वो सारा कोड हमारा प्रिंट हो जाएगा। चलिए, अब हमने क्या किया, सी इक्वल टू ए डॉट गेट कोड। तो आपको पता है गेट कोड क्या करता है, ये HTML स्टेटस कोड होता है। इसका मतलब ये हमें 200 वैल्यू रिटर्न करेगा और सी के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब डी इक्वल टू ए डॉट हेडर्स। तो हेडर्स क्या होता है, यूआरएल का जो भी मेटा डेटा होता है वो डी के अंदर स्टोर हो जाएगा। चलिए, अब ई इक्वल टू ए डॉट इन्फो। तो इन्फो क्या होता है, हेडर्स का जो भी सेम डेटा होता है वही इन्फो का होता है। तो जो भी इन्फो में आएगी चीज वो हमारी ई में स्टोर हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, एफ में एफ इक्वल टू ए डॉट गेट यूआरएल। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने यूआरएल ले रखा है वो हमारा ऐप में स्टोर हो जाएगा, और जब हम ऐप को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, वो सेम यूआरएल ये जो है www.gmail.com ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम इंपोर्ट url.liv.request रिक्वेस्ट ले लेते हैं। यहां पर अब मैं क्या करता हूं, url.liv, ठीक है, और .request रिक्वेस्ट, और इसको मैं यहां से हटा के यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, URL ओपन लिख दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, और हाँ एक चीज और, इसको हमें कहीं स्टोर भी तो करना है। मैंने ए इक्वल टू, इसमें ये स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, बी इक्वल टू, मैंने क्या किया, ए डॉट रीड ये फंक्शन कॉल किया। तो आपको पता है रीड क्या करता है, उसका सोर्स कोड या HTML कोड जो होता है वो स्टोर कर देगा बी में। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं प्रिंट कराता हूं बी को। ठीक है, तो जब मैं बी को प्रिंट कराऊंगा और रन कराऊंगा मैं ये, तो अब आप देखिए क्या आता है, स्क्वीज टेक्स्ट 3205 लाइंस। इसका मतलब ये इतनी सारी लाइंस में हमारा सोर्स कोड आएगा। ठीक है, एक बार मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूं इसको। ये देखिए बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है ना, तो ये आप देखिए इतना बड़ा डेटा है कि ये हमारा सेल नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। देखिए क्लोज होने में भी कितना टाइम ले रहा है। तो हम अब क्लोज द प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, अभी भी ये देखिए क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब दूसरा चीज देखते हैं, रीड की जगह अब हम क्या लिखते हैं, ये देखिए दूसरा फंक्शन क्या था हमारा, गेट कोड। ठीक है, तो अब हम गेट कोड पे आते हैं। तो अब हम यहां क्या कर देते हैं, ए डॉट गेट कोड लिख देते हैं। ए डॉट गेट कोड जब हमने लिखा और जब हम इसको रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, गेट कोड क्या करता है, देखिए आप, इसने हमें 200 वैल्यू रिटर्न करा दी। इसका मतलब क्या होगा कि सारी चीज हमारी ओके है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। अब गेट कोड के बाद हम क्या करते हैं, तीसरा फंक्शन क्या था हमारा, हेडर्स था। ठीक है, तो अब हम ये हेडर्स देखते हैं।
यहां पर अब हम क्या लिख देते हैं, हेडर्स। हेडर्स हमारा फंक्शन नहीं होता, इसलिए यहां से हम ये हटा देते हैं। और जब हम रन कराएंगे तो देखिए जो भी उसका डेटा है, मेटा डेटा है, वो सारी चीज आ जाएंगी, जैसे डेट क्या है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पाथ क्या है इसका, कंटेंट ये क्या है, जो भी ये कई सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीज हमें बता देगा। जितना भी उसका मेटा डेटा है वो सारी चीज बता देगा, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं हेडर्स की जगह अब हम लिखते हैं इन्फो फंक्शन। इन्फो फंक्शन में जब हम इसको रन कराएंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए सेम वही चीज आई जो हमारी हेडर्स की आ रही थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन सेम वही चीज रिटर्न करता है जो हेडर्स में स्टोर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इन्फो की जगह अब हम लिख देते हैं गेट URL। तो ये क्या करेगा, जो यहां पर हमने ये URL दे रखा है इसको प्रिंट करा देगा। ये देखिए, तो ये URL हमने दे रखा था, ये उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलिए तो अब हम बैक आते हैं, यहाँ देखिए। तो ये आज का टॉपिक हमारा यूजिंग पाइथन्स बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है। तो आज हमने इस पाइथन्स लाइब्रेरी में यहीं तक कवर किया था, ठीक है। अब पार्ट 3 में हम इसके आगे की कि पाइथन लाइब्रेरीज कैसे बनाई जाती हैं, उसके लिए आप पार्ट 3 देखना ना भूलें, ठीक है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आगे वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप मिस ना कर पाएं।